नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कल कहा था कि आप लोगों को जीरो लेवल से हिंदी व्याकरण हम पढ़ाएंगे, उसी सिलसिले में आज यह हमारी पहली वीडियो है व्याकरण की। इसलिए यह वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट तक ही बनाएंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहे और समझने में भी। इसलिए आज हम हिंदी वर्णमाला लेक्चर 1 बताएंगे, जिसमें ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, इन सब के विषय में हम जानकारी देंगे आप लोगों को। इसके बाद वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा, स्वर, व्यंजन, इन सब चीज़ों के विषय में हम बताएंगे। फिर इसके बाद कल हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं वर्णमाला। पहला टॉपिक ध्वनि। तो ध्वनि क्या है, इसके विषय में हम जानते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। यानी जो मुख से कोई भी आवाज निकलती है या हमारी वागेंद्रियों से कुछ भी हम बोलते हैं, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये ध्वनियां हैं। तो वही बता रहा है कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कोई भी शब्द कुछ भी हो, अगर उसमें ध्वनि नहीं हो तो हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर ऐसे हम लिख दें, हमारे मुंह से कोई ध्वनि ही नहीं निकलती, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। इसलिए जो है ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जिसके बिना हम शब्द की कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब हमारे मुख से कोई ध्वनि निकलेगी, हम बोलेंगे, तो आप समझेंगे। अगर हम कमल बोल रहे हैं, अगर केवल हम कमल लिख दें, इसको ना बोलें, तो आप तो पढ़ तो लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसलिए ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आ, का, खा, गा, घा, मतलब अब हम आ लिख दिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इसको अपने मुख से बोल रहे हैं, आ, ये ध्वनि है। इसके बाद इसी ध्वनि के विकसित क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्वनि के बाद हम वर्ण पर आते हैं। वर्ण क्या है? तब वर्ण के विषय में बताया गया है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। यानी कोई भी ध्वनि है, तो बताया गया है कि ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि तो यही है, आ, का, खा, गा, घांगा, चा, छा, जा, झा, या। अरे कोई भी ध्वनि हो तो उसी को हम वर्ण कहेंगे। तो जैसे अगर हम लिख दे रहे हैं आ, आ हमने लिखा, तो क्या कह रहा है हमारी परिभाषा? ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। मतलब हमने मुख से बोला आ, और इसी को हमने लिख दिया आ, तो ये हमारा ध्वनि है, वर्ण है। यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम आगे चलते हैं इस सिलसिले में। जैसे कि अब देखें कि अक्षर आ गया। मतलब पहले ध्वनि, वर्ण, अक्षर। अब अक्षर क्या है? मतलब एक एक कैटेगरी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक ध्वनि अथवा ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को हम अक्षर कहते हैं, जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। जैसे आ, जी, राम, श्याम, मतलब एक झटके से हो। वही कह रहा है कि एक ध्वनि अथवा एक ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई। जैसे एक ध्वनि है, एक ध्वनि है, तो इसको आम, मतलब आम हो गया। तो ये कह रहे एक ध्वनि, यानी एक ध्वनि है या ध्वनियों का कोई समूह हो। जैसे का, म, ला, ये तीन ध्वनि है। इन तीनों की ध्वनियों को हम मिला देंगे तो ये हमारा अक्षर बन जाएगा। तो वही हमें बता रहा है, यही परिभाषा हमें बता रही है कि एक ध्वनि अथवा ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं, जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। यानी एक झटके से, जैसे राम, श्याम इत्यादि। तो आइए हम आगे देखते हैं। शब्द। शब्द
वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द है जिसका सार्थक अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। तो वर्णमाला की हम बेसिक जानकारी ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इन सब चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए। इसके बाद हम आपको वर्णमाला बता रहे हैं कि वर्णमाला है क्या चीज। तो इसकी परिभाषा बड़ी ही सरल है, इसलिए हम आओ देखते हैं परिभाषा किसकी, वर्णमाला की। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। किसके समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला है क्या, तो आपको यही बताना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कह सकते, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका व्यवस्थित समूह कैसे हो गया, जैसे हम का लिखे, का के बाद गा लिखे, फिर चा लिखे, छा लिखे, ये सब लिख देंगे तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या करे, तो ये वर्णमाला नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक व्यवस्थित क्रम नहीं है। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कि मतलब जो वर्ण है उसका एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए, ये नहीं होना, ये सब गलत है। तो व्यवस्थित समूह का मतलब है, वर्णों का व्यवस्थित समूह का मतलब है कि जैसे एक सीरियल वाइज का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, मतलब ऐसे एक उसका एक व्यवस्थित समूह हो, एक व्यवस्थित क्रम हो, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वर्ण कितने होते हैं, हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो संख्या पे सवाल उठ रहा है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल मिलाकर 52 है, कुल 52 वर्ण, जिसमें से 11 स्वर हैं। कितने स्वर, 11 स्वर हैं। इसके बाद व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन है, व्यंजन के कई भेद किए हैं, उसमें से 25 व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, ऊष्म 4 हो गए, कितने हुए 25, 4 29, 4 33, ये 33 हो गए। मतलब मूलतः व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अगर व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो यही 3 आए। फिर इसके बाद आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, एक कुल मिला के 2 हो गए, 33 2 35 हो गए। फिर ये 2 हो गए, 35 2 37 हो गए। जैसे स्वर आ ई उ, हाँ यहाँ बता रहे थे हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो हाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन सबकी संख्या जो होती है कुल मिलाकर 41 होती है। यहाँ पे स्वर कितने हुए, 11 हुए, और आपके व्यंजन कितने हुए, 41 हो गए, कुल मिला के 52 हो गए। तो हम वर्णमाला, वर्णमाला में हमने क्या देखा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से वर्णों के 2 भेद किए गए हैं, एक स्वर व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से आ स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से 2 स्वर होते हैं, एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हास्य स्वर आ ई उ री, ये 4 स्वर हास्य स्वर होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या जो है 7 होती है, आ ई उ
ए, ऐ, औ, औ। तो स्वर हो गए। अब स्वर के बाद हम व्यंजन देख रहे हैं। तो व्यंजन जो है इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, मतलब व्यंजन को इतने हम वर्गीकरण किए हैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन क से म तक होता है, क से म तक होता है, जिसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये कुल मिलाकर जो है 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन अंतस्थ हो गए। फिर उस व्यंजन भी 4 होते हैं, सा, सा, हा, 4 हो गए। आगत व्यंजन 2 होते हैं, जा और फा। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इस तरीके से हमारा कुल 41 व्यंजन और 11 स्वर मिला के 52 वर्ण हो गए। इसीलिए हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आप लोग नोट्स बना लीजिए। हम अब इसे मिटाने वाले हैं। तो हमने भी आपको व्यंजन और स्वर के विषय में भेद बता दिए, उसका वर्गीकरण कर दिए। थोड़ा हम संयुक्त व्यंजन के विषय में बताते हैं कि संयुक्त व्यंजन बनता कैसे है। जैसे छत्र हो गया, छ हो गया, यानी क प्लस स, ये 2 वर्ड से मिले। अब ये 2 वर्ड क्या है, एक का जो है, का हमारा क वर्ग का है, जिसे अकु विसर्जनीय कंठा एक सूत्र होता है संस्कृत में, ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, इचूसा नाम तालु, यानी इसे का और छा, का वर्ग का और चा वर्ग का मिलकर जो है हमारे छ बने। अब तरा हमारा कैसे बना, ये ता है, ये रा है, यानी तरा ता और रा से बना। ये दंत है, ये मूर्धा है, री तुरसा नाम मूर्धा, ली तुरसा नाम दंता, यानी त्रा बन गया। मतलब दो दो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, एक ता एक रा से मिलकर बन रहा है। एक ज्ञा है, जा और इया, ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है। इसरा है, सा और रा से मिलकर बन रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो संयुक्त व्यंजन है वो दो दो शब्द को लेकर बन रहा है, दो दो वर्णों के मेल से बन रहा है। जैसे छ का और स के मेल से, ता और रा के मेल से, ज्ञा जा और इया के मेल से, सरा और सा और रा के मेल से। तो इस प्रकार हम जो है संयुक्त व्यंजन देख लिए कैसे बनते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे, जिसमें मुख के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने स्वर होते हैं, मुखाकृत के आधार पर, वर्तुलाकार, विवृत, संवृत, अर्धसंवृत, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इन सब चीजों के विषय में कल हम आपको जानकारी देंगे। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।